गुड मॉर्निंग मेरे बेटे जी। और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे अब। और टेस्ट, जैसा कि टेस्ट था सैटरडे को, मालूम है ना आप लोगों का, था क्या नहीं था? तो टेस्ट कब ले लूँ अब बोलो? ये सैटरडे टेस्ट होगा आपका, याद रखना। सैटरडे को टेस्ट होगा। और टेस्ट किस चीज का था मेरे बेटा? एक हमारा चैप्टर था कंसाइनमेंट, और दूसरा कौन सा था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना? अरे हाँ और ना। ये 2 आवर्स का 2 आवर्स का टेस्ट होगा, जिसमें लगभग 6 क्वेश्चंस होंगे मेरे बेटा जी। तो अच्छी तरह से तैयारी कर लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है ना? आज मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, चैप्टर का नाम है मेरे बेटा जी इन्वेंट्री। एक अच्छा चैप्टर है ये। और ये चैप्टर का बेसिक, इस चैप्टर का बेसिक फाउंडेशन में है। और इसका पूरा कहते हैं ना एक रूप अलग, वो सीए इंटरमीडिएट में है। मतलब ये चैप्टर आपका सीए इंटरमीडिएट में भी मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से कुछ हमें सीख के जाना पड़ेगा, और वहां पर उन चीजों को वहां अप्लाई करना पड़ेगा आपको। बेटा, इन्वेंट्री से रिलेटेड पहले आपको कुछ चीजें बता दूं। इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी बोलते हैं, और जब स्टॉक की बात आती है तो हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब इस चैप्टर में हमने करना क्या है वो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। केवल इस चैप्टर में हमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ, अभी लिखो मत, अभी समझा रहा हूं मैं। कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन किसकी करनी है मेरे बेटा जी? क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक की जो कैलकुलेशन करनी है मेरे बेटा, वो हमें करनी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो हमें बताना पड़ रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के ही अकॉर्डिंग करनी है? तो पहले तो हमें एक बार फिर समझ लेना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक, कौन से क्लोजिंग स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर याद हो आपको मेरे बेटा जी, आपने 11th या 12th में जब फाइनल अकाउंट बनाए थे नहीं बनाए थे आपने? तो आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था नहीं बनाया था? बनाया था। तो ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे बेटा जी आप लोग क्या करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पर आप ये क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ये आपको गिवन होती थी 11th में, 12th में। याद है ना? बैलेंस शीट बनाई थी पार्टनरशिप में हमने, तो वहां स्टॉक लिखा हुआ होता था। तो वो कौन सा स्टॉक की बात कर रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक की, ये गिवन होती थी। आज हमें यही निकालनी है। आज हमको यही वैल्यू निकालनी है कि ये क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू गिवन होती थी ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। और आपको थोड़ा सा और आइडिया दे दूं, जब हम यहीं की बात कर रहे हैं, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक अगर 2021 का है, तो नेक्स्ट ईयर यही क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओपनिंग बन जाता है। मालूम है ना आपको? मालूम है? ये नहीं मालूम है? ये हमारा, जब हमने यहाँ पर हमने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट ये हम किस ईयर का बना रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट किस ईयर का बना रहे हैं? 2022 का। तो जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ पर गिवन था या हमने कैलकुलेट किया था मेरे बेटा, जो भी हो, सपोज करिए ये 20,000 है। नेक्स्ट ईयर
ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा और ओपनिंग स्टॉक वही क्लोजिंग यहाँ ओपनिंग बन जाएगा। कहने का मतलब यही है, कल तक जो क्लोजिंग था वो आज ओपनिंग बन जाएगा। तो हमें क्या कैलकुलेशन करनी है समझ में आ रहा है? हम ये कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, किसी भी चैप्टर से इसका लिंक नहीं है, अपने में ही खुद खड़ा हुआ है। और इस चैप्टर को मैं अभी मैंने जैसे बोला, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रिप्रेजेंट करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में क्या है वो भी अभी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो पहले अब बात आती है कि मेरे बेटा के जो स्टॉक होता है उसकी कहते हैं ना पोजीशन, वो किस किस पोजीशन में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा या स्टॉक दिखता है। तो सभी लोग अब जरा ध्यान से सुने मेरी बात मेरे बेटा, और अब लिखना चाहे तो लिखो। पहले सबसे पहले टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री लिखिए। अब आप जो आप लिखिए आराम आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी ना मेरे को है ना आपको होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, थोड़ा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन माइनर सा है, वो करेंगे पहले। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री में दो तरह की हमारी कंसर्न होती हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और एक होती है मेरे बेटा जी ट्रेडिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न समझ में आता है आपको, जिसमें हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं और रॉ मटेरियल खरीदने के बाद हमें किस में कन्वर्ट करना होता है? फिनिश गुड्स में। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में मेरे बेटा सबसे पहले क्या होता है हमारा? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, अब आप कहेंगे संजय सर एक एग्जाम्पल से समझाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेटा मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दे रहा हूं आपको, आइस क्यूब का दे दे रहा हूं, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे आप। आइस क्यूब सुना है आपने? बर्फ देखी है आपने? कभी अपने घर में बर्फ को जमाया है आपने? कैसे करते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? बताओ, बर्फ को जमाने का क्या प्रोसीजर रहेगा? पहले हमें पानी लेना पड़ेगा, जो पानी की बात हो रही है ना उसको कहते हैं रॉ मटेरियल। क्या कह रहे हैं उसको? हाँ और ना। और उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? हमें एक भगोना लेना पड़ेगा। भगोना मतलब इन द सेंस कोई बाउल। तो वो हमारे क्या हो रहेंगे? स्टोर स्पेयर्स एंड पार्ट्स। हम उनको पार्ट्स मतलब उसको काम करने के लिए हमें कुछ चाहिए, तो वो हमारा क्या है? स्टोर्स एंड स्पेयर्स पार्ट्स। अब हमने क्या करा? भगोने में, बाउल में पानी रखा, और पानी कहाँ रख देते हैं हम? फ्रीज में। फ्रीज में एक जगह होती है फ्रीजर, पूरा फ्रीज में तो नहीं रख सकते ना, नीचे हम रख दें तो नहीं जमेगा। एक फ्रीजर, एक छोटा सा पोर्शन उस फ्रीजर में रख देते हैं। और फ्रीजर मतलब क्या हो रहा है? वो एक मशीन है। उस मशीन में क्या हो रहा है? उसकी अब क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रही है पानी से। वो किस में चेंज हो रहा है? आइस में चेंज हो रहा है। अब आप आफ्टर 2 आवर्स देखेंगे तो वो क्या रहेगा कि थोड़ा पानी होगा और थोड़ा जम रहा होगा, मतलब पूरा आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। टाइम से पहले आप निकाल के देखें तो देखोगे कि यार इसकी है ना पानी की पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसे कहते हैं मेरे बेटा जी वर्क इन प्रोग्रेस। क्या कहते हैं? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं क्या क्या समझा रहा हूं? सबसे पहले रॉ मटेरियल में क्या लिया हमने? मैंने इसीलिए एग्जाम्पल लिया जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में है। सबसे पहले हमने क्या एग्जाम्पल लिया? पानी। वो क्या है हमारा? रॉ मटेरियल। फिर हमारे जो उसमें काम करने वाले पार्ट्स हैं वो स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स। फिर हमने मशीन में कन्वर्ट करने के लिए डाला तो वो वर्क इन प्रोग्रेस। और आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, वो हमारा आइस में जम जाता है। हाँ और ना? उसे कहते हैं मेरे बेटा जी फिनिश गुड्स। अरे हाँ और ना? अब हम फिनिश गुड्स को अगर सपोज करिए हम सेल करना चाहते हैं, तो उसको में पैकिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो उसे कहेंगे मेरे बेटा पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल, हाँ और ना? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो हम ये, मैंने आइस का एग्जांपल लिया है, आप किसी का ले लीजिए, अगर आप मोबाइल का भी लेना चाहें तो मोबाइल का मतलब किसी भी चीज का ले लीजिए। सब में सबसे पहले क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। अगर हम एक मोबाइल बनाने की फैक्ट्री भी अगर डालें तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसके हमें पार्ट्स खरीदने पड़ेंगे, और ये भी मैं गलत बोल रहा हूं, पार्ट्स को हटा दे रहा हूं, पहले हमें रॉ मटेरियल बनाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल को फिर हमें क्या करना पड़ेगा? असेंबल करना पड़ेगा धीरे धीरे। तो पहले रॉ मटेरियल हो गया, जब हम असेंबल करने लग जाएं तो वो क्या हो गया? वर्क इन प्रोग्रेस। अरे हाँ और ना?
उसके बाद फिर वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्या बन गया, फिनिश गुड्स। अब इसको असेंबल करने के लिए हमें छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, अरे हाँ और ना। तो वो हमारे क्या होगा, स्टोर्स एंड स्पेयर्स पार्ट्स, हाँ और ना मेरे बेटा जी, उनको हम स्टोर करके रखते हैं, अरे हाँ और ना। और उसके बाद फिर हम इसको डिब्बे में पैक कर मार्केट में दे देते हैं, तो वो क्या होगा, पैकिंग चार्जेस, यस और नो बेटा जी। तो रॉ, अगर कोई आपकी कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपको मेरे बेटा जी ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और अगर आपकी केवल ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होगा मेरे बेटा जी, आप क्या करेंगे, परचेज करेंगे गुड्स, अरे हाँ और ना, और क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे। ट्रेडिंग कंसर्न का काम क्या होता है, खरीदना और बेचना। तो वहां पर क्या होगा मेरे बेटा जी, ट्रेडेड गुड, ट्रेडेड गुड का मतलब क्या हो रहा है, जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, अरे यस और नो, क्लियर है। अब बात आती है कि हमारी इन्वेंट्री की, पहले मैंने आपको ये बताया कि मटेरियल कितने तरीके का होता है, मतलब इन्वेंट्री कितने तरह की होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड्स, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, फिर, क्लियर है। और अगर ट्रेडिंग कंसर्न की बात है, ट्रेडिंग का मतलब संजय सर नहीं समझ में आ रहा, बेटा आपकी शॉप मोबाइल की है, अब आप मोबाइल को बनाएंगे तो है नहीं है, आप क्या करेंगे, मोबाइल को डायरेक्ट खरीद के लेकर आएंगे, तो ये मोबाइल आपके लिए क्या होगा, ट्रेडेड गुड्स, यस और नो बेटा जी। अब ट्रेडेड गुड्स में अब जरा ध्यान से देख सुनना, क्योंकि अब धीरे धीरे चैप्टर अपना एक्सप्लेनेशन होगा। क्या ट्रेडेड गुड में सपोज करिए अगर आपने गुड्स परचेज कर लिया, मैंने मोबाइल खरीदा 12,000 का, क्या मैं इसको 12,000 का बेच दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा में बेचूंगा, प्रॉफिट लेकर बेचूंगा, क्या इसमें कुछ और भी ऐड करूंगा मैं, हाँ सिंपल सी बात है। इसके लाने में जो पैसे खर्च हुए, इसको लाने में खर्च कौन से हुए मेरे बेटा जी, डायरेक्ट एक्सपेंस, अरे हाँ और ना। कंसाइनमेंट में याद है आप लोगों को कि गुड्स खरीदने से लेकर 11th में बोला जाता है, गुड्स खरीदने से लेकर और उसके बेचने से पहले तक के सारे खर्चे सब ऐड कर दिए जाते हैं, यस और नो बेटा जी। तो हमें करना क्या है सर इस चैप्टर में, ये नहीं समझ में आ रहा मेरे बेटा, हमें इसमें रॉ मटेरियल, ये वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री कैलकुलेट नहीं करनी है। हमारे यहाँ केवल सीए फाउंडेशन में, जैसे मैंने बोला भी आपको, केवल एक छोटा सा रूप है इन्वेंट्री का, और वो है मेरे बेटा जी ट्रेडेड गुड्स। क्या है, ट्रेडेड गुड्स, क्लियर है। थोड़ा सा यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का माइनर सा है, लेकिन मेन हमें जो इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है वो ट्रेडेड गुड्स की करनी है। और जैसे मैंने कहा, हम बेटा जी क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने जा रहे हैं, यस और नो बेटा जी, क्लियर है। अब बात आती है कि सर इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो इन्वेंट्री में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रॉ मटेरियल, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इसकी कोई डेफिनेशन, तो मेरे बेटा जी सबसे पहले जरा ध्यान से सुनेंगे, मैं इन्वेंट्री की डेफिनेशन देना चाह रहा हूं आप लोगों को, प्लीज, क्लियर है। अगर आपके पास बुक है बहुत अच्छी बात, नहीं है तो 2 लाइन लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा प्लीज, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आराम से लिखिए मेरे बेटा। सबसे पहले, इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज असेट्स हेल्ड, इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज असेट्स हेल्ड। इन्वेंट्री में कौन क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले किसको डिफाइन किया मेरे बेटा जी, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं प्लीज। सबसे पहले वर्ड यूज हुआ है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल दे रहा हूं। सबसे पहले लिखिए, फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या कहा जा रहा है मालूम है, इन्वेंट्री जो हमारी होती है उसमें किस किस को इंक्लूड करते हैं। तो मैंने कहा जैसे मेरे मोबाइल का काम है, तो ऑर्डिनरी कोर्स में मैं मोबाइल को बेचूंगा, परचेज करूंगा और सेल करूंगा, तो वो हमारी क्या मानी जाएगी, इन्वेंट्री मानी जाएगी। तो मैंने लिखा है फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या मेरी बात समझ में आती है आपको। सेकंड आइए मेरे बेटा, इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, मैंने यहां लिख दिया है मेरे बेटा, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल,
क्या मतलब है बताओ अब मेरे को इसका। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जब हो रही है उस प्रोसेस में जो भी चीजें हमारी यूज हो रही हैं, जैसे स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स में कोयला, ग्रीस, ग्रीस सुना है, ग्रीस सुना है, डीजल सुना है। हमारी मशीनें चलती हैं तो उसमें क्या करते हैं, हमें कुछ कंजम्पशन होती है चीजों को, तो वो भी हमारी किस में इंक्लूड करी जाएंगी, इन्वेंट्री में की जाएंगी। लास्ट लिखो मेरे बेटा, फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ये डेफिनेशन पूछी जाती है कभी कभी, फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल। फॉर सेल कॉमा लगा के लिखो, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल other than machine and consumables other than machine, spares, servicing equipment and standby equipment। मैं दोबारा बोल रहा हूं, फॉर कंजम्पशंस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाई एंड कंज्यूमेबल अदर देन मशीनरी, स्पेयर्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट। मतलब हमारे ये समझो कि बेटा इन्वेंट्री में क्या क्या चीज है जो आप ऑर्डिनरी कोर्स में बिजनेस में आप कर रहे हैं, सेल या परचेज, वो भी आपकी बिजनेस क्या माना जाएगा, इन्वेंट्री माना जाएगा। प्रोडक्शन में जो आप यूज कर रहे हैं वो भी इन्वेंट्री में माना जाएगा। और सर्विस प्रोवाइड, सर्विस समझ में आता है, होटलों में आप गए हो कभी, होटलों में जो क्रॉकरी आपको दी जाती है, स्पून दी जाती है, क्रॉकरी देखा है, सर्विस प्रोवाइड करने में जो भी आप चीजें यूज कर रहे हैं वो सब किस में मानी जाएगी, इन्वेंट्री में मानी जाएगी। यस और नो बेटा जी। तो मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला, केवल एक डेफिनेशन बताई है मैंने इन्वेंट्री की, और इन्वेंट्री से पहले मैंने आपको यह बताया था कि इन्वेंट्री को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। यस और नो बेटा जी। अब आइए मेरे बेटा जी, अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूं और आप जरा ध्यान से सुनते रहिए और लिखिए अब आप प्लीज। बेटा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री मतलब हम इन्वेंट्री को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसके दो मेथड है मेरे बेटा। पहले लिखिए मेरे बेटा जी, हिस्टोरिकल 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 मेथड और नॉन हिस्टोरिकल। ये जो मेथड बता रहा हूं ये किस किस के बता रहा हूं बेटा, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का क्या मतलब हुआ, एक चीज होती है वैल्यूड करना और एक होती है रिकॉर्ड करना। एक गुडविल कैलकुलेट होता था और एक गुडविल को रिकॉर्ड करना होता था। कैलकुलेट का मतलब समझ में आता है मैथमेटिक्स पोर्शन, रिकॉर्ड का करने का मतलब आता है कि हमारा कुछ एक्स्ट्रा काम होने वाला है, जर्नल एंट्री, जैसे भैया ने बोला। क्लियर है, क्लियर है। अब बात आती है संजय सर, तो ये तो आपने वैल्यूएशन, हाँ बेटा मैंने ये जो मेथड बता रहा हूं ये किसके बता रहा हूं, कैलकुलेशन के बता रहा हूं आपको, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ये आपको इंटरमीडिएट में कौन किस में मिलेगा, ये कॉस्ट, आपके यहाँ ये कॉस्ट अकाउंटेंट के नाम से सब्जेक्ट आएगा, ये उसमें मिलेगा। क्लियर है, फाइनेंशियल अकाउंट का पार्ट नहीं है, लेकिन हमारे सीए फाउंडेशन में ये फाइनेंशियल का पार्ट मान लिया गया है। क्लियर है मेरे बेटा। तो मैंने क्या बोला कि इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने के हमारे यहाँ दो मेथड रहेंगे। पहले का नाम क्या रहेगा, दूसरे का क्या नाम रहेगा, नॉन हिस्टोरिकल। क्लियर है।
अब आप आइए मेरे बेटा जी, अब इसमें आगे चलते हैं मेरे बेटा। थोड़ा हिस्टोरिकल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है मेरे बेटा जी, प्लीज। नॉट इंटर चेंजेबल आइटम, नॉट इंटरचेंजेबल आइटम, और ये हो गया मेरे बेटा जी इंटरचेंजेबल आइटम। पहले इसका मतलब बता सकते हो मेरे बेटा? नॉट इंटर चेंज, बुक में ये दे रखा है, नॉट इंटरचेंज से पहले वर्ड लगाया ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी आइटम। मतलब कुछ ऐसी हमारे स्टॉक से आइटम होते हैं जो हम आपस में चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आप कहेंगे संजय सर नॉट इंटरचेंजेबल का मतलब जो चेंज नहीं कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल का मतलब आपस में चेंज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे संजय सर कोई एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। ज्वेलरी के शोरूम पर जाइए आप और उनसे कहो कि हमें एक सेट लेना है। कौन सा सेट लेना है? गले का सेट लेना है। तो आप प्रैक्टिकली सोचना है, जब आप दुकान पर जाओगे तो वो एक ही तरह के सेट दिखाएगा? क्या कहेगा कि भाई साहब देखो ये 10 सेट एक जैसे ही है, कोई सा पसंद कर लो? क्या 10 सेट अलग अलग दिखाएगा? अलग अलग दिखाएगा। वो नॉट इंटरचेंजेबल आइटम है। नॉट इंटरचेंजेबल समझ में आ गया कि उनकी आपस में चेंज ही नहीं कर सकते, और हर आइटम की वैल्यू अलग अलग होगी। अलग अलग का मतलब समझ में आता है? गोल्ड की तो वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन किसी का वेट कुछ होगा, किसी का वेट कुछ होगा, किसी में कुछ होगा, वो नॉट इंटरचेंजेबल। दूसरा एग्जांपल, साड़ी की दुकान पे चले जाइए, साड़ियों की, गर्ल्स के सूट्स की। वहां पर क्या होगा, सूट लेने जाओ तो एक से ही सूट दिखाएगा कि अलग अलग दिखाएगा? और अब हमें क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। और सपोज करो उसने कहा जी देखो मेरे पास ये 100 सूट रखे हुए हैं, और हमने क्या करा, एक सूट की वैल्यू निकाल दी कि एक सूट की वैल्यू सपोज करिए 1200 रुपए है, और उसकी दुकान पे 100 सूट है, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 कर बात खत्म कर दें उसकी। उससे हम कहते हैं कि भैया आपकी दुकान पर कितने हैं? उसने क्या बोला कि सर मेरी दुकान पर 100 सूट्स हैं, और उसने हमें सीए बनाकर भेजा है। मतलब सीए माना है कि संजय सर आपको ये वेरिफिकेशन करना है, वैल्यूएशन निकालो। मैंने कहा अभी 2 मिनट का काम है। मैं गया, मैंने एक सूट निकाला 100 में से, और मैंने उसकी कॉस्ट पूछा उससे कि मैंने परचेजिंग दिखाओ अपनी, तो पता चला उस सूट की वैल्यू 1200 रुपए है। तो मैंने क्या कहा, भाई नॉर्मल बात है, 100 सूट है और एक सूट की वैल्यू कितनी है, 1200, तो आपकी दुकान पर कितने रुपए का सामान है? क्या मैं कह सकता हूं 100 सूट की वैल्यू 1,20,000? सही है कि गलत है? गलत है भाई, कैसे सही हो सकती है यार? वो सारे सूट क्या एक ही वैल्यू के होंगे? है? अगर इतना ही इजी होता तो वो शायद हमें अपॉइंट ही नहीं करता, वो अपने आप ही नहीं कर लेता ये काम। तो ये होते हैं मेरे बेटा जी नॉट इंटरचेंजेबल आइटम। तो मैं उम्मीद करूं नॉट इंटरचेंजेबल आइटम अब आप समझ में आ गए होंगे, हाँ और ना? दूसरा होता है मेरे बेटा जी इंटरचेंजेबल आइटम। इंटरचेंजेबल आइटम प्रैक्टिकल लाइफ में अगर एक किसी मॉल पे चले जाओ, किराने वाले, ग्रोसरी मॉल बोलते हैं, देखा? शुभम शुभम हमारे नजफगढ़ के चारों कॉर्नर पे शुभम मेगा मार्ट है, शुभम स्टोर है, जो भी है। कभी गए हो वहां पर? गए हो? और वहां गए और वो आपने क्या कही, पार्ले जी के बिस्किट लेने हैं 12। अब वो पार्ले जी की जैसी उठाए, बोला भाई साहब ये नहीं दूसरे ले जाओ। आप दूसरे दे दो। तो अब आप 12 उठाओगे तो वो 12 एक जैसे उठाओगे कि अलग अलग होंगे? चाहे उसकी दुकान से ले लो, चाहे किसी और की दुकान से ले लो, पार्ले जी तो मतलब पार्ले जी रहेगा ना भैया, हाँ और ना? अगर आपने सपोज करिए एक पसंद नहीं आया, जगह इसमें टूटा टाटा सा लग रहा है, होता ना कभी कभी, वो दबा के भी देख लेते हैं, लेडीजें बहुत तेज होती हैं इस सिलसिले में, अरे इसमें टूटा टूटा सा छोड़, दूसरा उठा लिया। तो जो दूसरा एक छोड़ा, दूसरा पिक करा,
क्या उसकी वैल्यू चेंज होगी? क्या पार्ले जी वो ही रहेगा? केवल नाम, केवल पैकेट ही तो बदल गया है। तो वो क्या है? इंटरचेंजेबल आइटम है। इंटरचेंजेबल समझ में आता है? कुछ ऐसे भी आइटम होते हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जो आपस में अगर आप चेंज कर लें लेकिन उनकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ और ना? सॉप जो आपके रोजमर्रा की चीजें हैं, सॉप, साबुन, नहाने वाला, नहीं ना? डेटॉल लेने गए, बोले जी 1 दर्जन डेटॉल दे दो, बोले कि ठीक है, उसने दे दिया। एक डेटॉल थोड़ा सा दबा हुआ था, बोले भैया ये वापस करके दूसरा दे दो। क्या जो वापस करा उसकी वैल्यू कुछ और होगी, जो मिलेगा उसकी कुछ और होगी? क्या सेम ही होगा मेरे बेटा जी? सेम होगा। उसे कहते हैं इंटरचेंजेबल आइटम। समझना तो पड़ेगा ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ऐसा तो नहीं बस करे जा रहे हैं। तो वो कौन सा रहेगा? इंटरचेंजेबल। क्लियर है मेरे बेटा जी? तो पहले अब बात करते हैं नॉट इंटरचेंजेबल और दूसरा इंटरचेंजेबल। तो बेटा जी अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले नॉट इंटरचेंजेबल। इसके लिए मेरे बेटा जी प्लीज अटेंशन, सिंपल सी बात है। अब आप इसी के नीचे लिखना शुरू करो। सबसे पहले नॉट ऑर्डनरी, वो इंटरचेंजेबल में लिखो एरो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इसमें केवल एक ही मेथड होता है, उसी के नीचे बढ़ाते चले जाना जैसे ये लिखा हुआ है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। हाँ और ना? अरे यस और नो? और जो वो इंटरचेंजेबल आइटम था उसके नीचे लिखो मेरे बेटा जी 3 फिफो, लिफो और वेटेज। ऐसे ही एरो लगाकर 3 भागों में डिवाइड करिए। पहले का नाम फिफो, सब बताऊंगा, लिखते चलना। फिफो कैपिटल में लिखना FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकंड लिफो LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या मतलब है? सब आएगा बेटा। नेक्स्ट है वेटेड एवरेज प्राइस। वेटेड ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, एवरेज, वेटेज तो दिख रहा है नहीं? एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस। हाँ और ना बेटा जी? क्लियर? क्लियर? अब आओ सर नॉन हिस्टोरिकल में एक ही है केवल मेरे बेटा, लिखो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। क्या बोला मैंने मेरे बेटा जी? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। मतलब यहां पर आप ये लिख सकते हैं इस तरह से, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। पता है क्या हो रहा है? अभी भी कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो रहा है कि हम ये अभी सीख रहे हैं कि हम जो क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे, जो वैल्यू निकालेंगे, वो किन मेथड से निकालेंगे। तो 2 मेथड दिए। कौन कौन से मेथड दिए मेरे बेटे जी? मैं पहला दिया मेरे बेटा जी हिस्टोरिकल और दूसरा दिया नॉन हिस्टोरिकल। क्लियर है? अब ये क्या होता है, कहां पर एप्लीकेबल होगा वो भी बताऊंगा। और ये जो हिस्टोरिकल है इसमें 2 भाग बांटे, एक क्या बोला? इंटरचेंजेबल, और दूसरा क्या बोला? नॉट इंटरचेंजेबल। नॉन इंटरचेंजेबल में केवल एक ही मेथड है, कौन सा है? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया ना? मैंने कहा गोल्ड के आप नेकलेस लेने गए गले का, तो वो चार्ट दिखाएगा, तो चारों की अलग अलग वैल्यू होगी, तो वो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, मतलब हम उस आइटम को आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी वैल्यू पता करेंगे। यस और नो बेटा जी? दूसरा मैंने क्या बोला? इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल आइटम में मैंने बेटा कैलकुलेट करने के क्या बोला मेरे बेटा, कि इसमें 3 मेथड दे दिया आपको। पहला क्या दिया? लिफो, फिर दिया पहला फिफो, फिर लिफो, फिर वेटेज। वैसे तो अभी एक और है, एवरेज सिंपल मेथड भी होता है वैसे। क्लियर है? एक और लिख लो तुम, एक और बढ़ाओ उसको, चौथा करो उसको मेरे बेटे जी, एवरेज सिंपल, एवरेज सिंपल मेथड, एवरेज सिंपल मेथड। खेल यहीं से चलेगा बेटा जी। अब एवरेज सिंपल, तो मैंने अब 4 लिखवा दिए इंटरचेंजेबल में। पहला क्या बोला? लिफो। दूसरा क्या बोला? तीसरा क्या बोला? और चौथा क्या बोला? एवरेज। क्लियर है? ये किस में रहेगा मेरे बेटा जी? हिस्टोरिकल में क्या नॉन हिस्टोरिकल में? और हिस्टोरिकल में चेंजेबल क्या इंटरचेंजेबल क्या नॉट इंटरचेंजेबल? इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल का मतलब समझ में आ गया आपको? क्लियर है ना मेरे बेटा?
और नॉन हिस्टोरिकल में एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। अब जरा ध्यान से सुनना मेरे बेटा, ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिए थे मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अब जो गुडविल ये सॉरी इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे तो एक एक कर करेंगे और एक एक करके समझना है। तो अभी तो मैंने केवल ये बताया था कि इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने के कितने मेथड है। तो अब देखो जरा ध्यान से, सारी चीजें दिमाग से निकालो। अब पहला कौन सा हुआ? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अब नीचे की सबसे नीचे की रो की उठाते हैं। दूसरा क्या हुआ? फिफो। तीसरा क्या हुआ? लिफो। चौथा क्या हुआ? वेटेज। हाँ और ना, फिर क्या हुआ? पांचवा एवरेज। एवरेज सिंपल। और छठा कौन सा हो गया? एडजस्टेड। समझ में आया? अब चैप्टर यहां पर निकल कर आएगा। मेरी बात अब भी नहीं समझ में आई? नहीं आई ना समझ में? अब इसमें भी अब आपको बता दूंगा मैं। अब काम की चीज सुने। सबसे पहले जो नॉट इंटरचेंजेबल वाला लिखा था स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, वो थोड़ा सा छोटा सा क्रॉस लगा दो, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। हाँ और ना। और इधर से आप लगाइए एवरेज सिंपल मेथड पे क्रॉस लगाइए। क्लियर है? ये भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। करवाऊंगा सारे, ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करवाऊंगा, करवाऊंगा सारे। ये क्वेश्चन कहां से रेज होंगे? अब कौन से बचे मेरे बेटा जी? अब पहला तो खत्म हो गया, पहला कौन सा बचा? फिफो। दूसरा क्या बोला? लिफो। तीसरा और एक, अब समझ में आ गया होगा। खेल चैप्टर कहां मूव करेगा, समझ में आ गया ना? चैप्टर ऐसे मूव करेगा। क्लियर? अब ये करने के बाद मेरे बेटा, अब थोड़ा सा मेरे बेटा जी अब हमें चलना पड़ेगा किधर? रिकॉर्डिंग की तरफ। ये कैलकुलेशन था, अब मैं आपको बता रहा हूं रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री। रिकॉर्डिंग ऑफ अब सपोज करिए हमने मेरे बेटा जी रिकॉर्ड, सपोज का था क्लोजिंग स्टॉक। अब हमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के हमारे यहाँ दो मेथड है मेरे बेटा इसमें भी। अभी मैंने कौन क्या पढ़ाया था इससे पहले? रिकॉर्ड क्या वैल्यूएशन? इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था? रिकॉर्डिंग करना क्या वैल्यूएशन करना? मैंने क्या पढ़ाया था? कैलकुलेशन करना क्या वैल्यूएशन? कैलकुलेशन करना क्या रिकॉर्डिंग करना? मैंने कैलकुलेशन सिखाई, कैलकुलेट कैसे करेंगे। क्लियर है? अब बात आती है कि जो कैलकुलेशन करेंगे वो किस तरह फॉर्मेट में करेंगे। तो बेटा दो होते हैं मेरे बेटा। पहला होता है मेरे बेटा, लिखिए परपेचुअल। परपेचुअल मेथड। और दूसरा होता है मेरे बेटा जी पीरियोडिकल मेथड। परपेचुअल मेथड और पीरियोडिक। क्लियर? अब परपेचुअल और पीरियोडिकल मेथड में थोड़ा सा सुन लीजिए, कभी कभी इसमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है मेरे बेटा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। जो परपेचुअल मेथड है ये क्या है? अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं आपको मेरे बेटा। और एग्जांपल क्या कोशिश करता हूं, सपोज करिए कोई हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। दिमाग में रखना है आपको कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हम किसकी ले लें साहब, ये बताओ? एलईडी टीवी की ले लें? टीवी की ले लें? बोलते ही नहीं है। सिर्फ हिला देंगे, सिर्फ 10 किलो का हिला देंगे, 10 ग्राम की जीव नहीं हिलाई जाएगी। टीवी ले ली। क्लियर है? अब सबसे पहले क्या हुआ? रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा। टीवी असेंबल तो करनी होगी ना, तो असेंबल से पहले क्या हुआ? रॉ मटेरियल। अब इसमें ये स्क्रीन भी अलग आती होगी, आती होगी। ये ऊपर से जो फ्रेम है ये भी अलग आता होगा। इसके अंदर जो है ना, ये जो स्क्रीन पर लाइटिंग पड़ रही है ना अंदर से, तो इसे मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं उसको, स्क्रीन लाइट के नाम से कुछ आता है, वो एक अलग इंस्ट्रूमेंट आता होगा। फिर इसमें है ना कुछ हमारी सीट्स आती होंगी। सीट्स का मतलब क्या होता है कि जिसे असेंबल कर जो छोटे छोटे तार होते हैं ना, असेंबल करके इसको किया, मतलब बहुत सारे पार्ट्स हैं यार इसमें। और अब आप ये समझो कि आप कौन है? कौन हो भैया? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न तो मैं हूं। तुम कौन हो? उस स्टोर के गेट कीपर हो। किसके? जिस स्टोर में
चलो तुम मैनेजर हो, ठीक है, गेटकीपर बुरा लग गया, उस स्टोर के आप मैनेजर हो। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग आए भागे भागे। सबसे पहले अब क्या होगा, अब जरा ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, और रॉ मटेरियल आएगा तो मेरे बेटा क्या करेंगे, परचेज डिपार्टमेंट भेजेगा। परचेज कितना किया वो सब यहां पर आपको इंफॉर्मेशन होगी कि परचेज करके रॉ मटेरियल का नाम होगा, नाम के बाद कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, कुछ इस तरह से आपके पास आएगा और आप अपने गोडाउन में रख लोगे। गोडाउन में रखने के बाद अब आप वहां मैनेजर हो, कोई आया भागा भागा भागा, कहां का, असेंबल डिपार्टमेंट का, यहां पर ये असेंबल होगी टीवी, क्या सर 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 मेरे को है ना 10 इसकी स्क्रीन दे दीजिए, ये जो भी है, तो आप उसको ऐसे ही दे दोगे कि ले जा देख वहां पड़ी हुई है, देख वहां से ले जा। एक आया जी इसके अंदर का जो ट्यूबलाइट है ना, लाइट लाने वाली, 2 वो दे दो, तो ऐसे थोड़ी होगा यार, सारा काम सिस्टमेटिक तरीके से होगा ना। आप अपने पहले ही रिकॉर्ड देखेंगे कि मेरे पास क्या क्या चीज है, वो सब आप परचेज के टाइम हो जाएगा। अब कोई आया असेंबली डिपार्टमेंट का, जी मेरे को इसकी 10 स्क्रीन चाहिए, तो आप क्या करेंगे मेरे बेटा, आप एक सीट बनाएंगे, उस सीट पर आप लिखेंगे इशू, इशू का मतलब कितने दे दिए, किसने दे दिए 10, तो आप यहां पर इशू में लिखेंगे क्या क्या चीज आपने दे दी है। बोलते ही नहीं है यार भाई, आपके पास जो मैं कह रहा हूं, क्या सपोज करिए ये स्क्रीन 50 थी और इसमें से 10 आपने इशू कर दी, तो अब आपके पास क्या बचेगा, बैलेंस, बैलेंस कितना बचेगा, 40। अरे हाँ और ना, तो जो ये सीट बनाते हैं, सीट को कहते हैं लेजर सीट, क्या कहते हैं, और ये आपको हर रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब जैसे ही आपके गोडाउन के अंदर, आपके वेयर हाउस में जैसे ही कोई सामान आएगा तुरंत लिखोगे। रिसिप्ट का मतलब समझ में आया, बोलते ही नहीं है। और जैसे ही आपने उसको इशू कर दिया, इशू का मतलब दे दिया, तो आप फिर उसको रिकॉर्ड करोगे। तो मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर मैं नहीं समझाता तो नहीं समझ में आता मेरे बेटा। परपेचुअल मेथड में क्या होता है, हम एवरी रिसिप्ट, एवरी इशू पर हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है, इसमें मतलब डेली करना होता है मैं काम, और डेली करना होगा तो इसका मतलब क्या है, जो मैनेजर होगा, जो रिकॉर्ड करेगा, पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ तो नहीं कर सकता है, हाँ और ना मेरे बेटा जी। क्या उसको नॉलेज की जरूरत होगी क्या नहीं होगी मेरे बेटा जी, उसे नॉलेज की जरूरत होगी मेरे बेटा। तो कहने का मतलब इसमें ध्यान से ये सुनिए कि ये सबसे पहले क्या है, आपको एवरी रिसिप्ट, एवरी रिसिप्ट और इशू पर आपको ये बनानी पड़ेगी, और इसमें जो भी बनाएगा, जो भी वहां पर देख रेख करेगा, उसे, उसको नॉलेज की जरूरत होगी क्या नहीं होगी मेरे बेटा जी, उसे नॉलेज की भी जरूरत होगी, हाँ और ना। उसको जिस सीट पर ये बनाएगा उस सीट को क्या बोला जाएगा मेरे बेटा जी, लेजर सीट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, लेजर सीट। अब इससे फायदा क्या है मेरे को, अब ये भी तो बता दो, फायदा क्या है इससे। अब आप एवरी रिसिप्ट पे आप रिकॉर्ड चल रहा है, एवरी इशू पर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको हर पार्ट्स की, हर रॉ मटेरियल की आपको नॉलेज में रहेगा। आपकी सीट पे ही पता होगा कि हमारे पास फलाना स्टॉक कितना पड़ा हुआ है और ये कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, हाँ और ना मेरे बेटा जी, बोलते ही नहीं है यार, मेरी बात समझ में आ गई। दूसरी तरफ अगर मैं पीरियोडिकली की बात करूं, कौन से की मेरे बेटा जी, दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम एक इंटरवल की, इंटरवल, इंटरवल का मतलब समझ में आता है, बिटवीन टू टाइम, बिटवीन टू टाइम का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने सपोज करिए 1 अप्रैल को आपके पास जो स्टॉक है, और डूरिंग द ईयर, डूरिंग द ईयर, डूरिंग द ईयर का मतलब 1 महीने में जो आया या आपके पास से गया, कुछ भी समझ लीजिए, आया या गया, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे 31 मार्च को, आप 31 मार्च को नहीं, 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को आप केवल क्या करेंगे, फिजिकल काउंटिंग करेंगे। फिजिकल काउंटिंग का क्या मतलब हुआ कि आप जाएंगे, आप ये देखेंगे फिजिकल काउंटिंग में कि मेरे पास कितने पार्ट्स आए थे, 100 आए थे, 100 में अब आप पेपर को देख कर देख रहे हैं कि 10 चले गए, तो बचे कितने मेरे बेटा जी, 90,
ये आपको 90 कब पता चलेंगे? डेली पता चलेंगे कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद पता चलेगा। स्पेसिफिक टाइम, पीरियोडिकली, पीरियोडिक नाम से पहचान, वैसे नहीं रट सकते। पीरियोडिकली जो वर्ड यूज होता है वो होता है एक निश्चित पर्टिकुलर टाइम के लिए। अगर हम वीकली अगर चेक करना चाहे तो हमें हर वीक में फिजिकली काउंट करना पड़ेगा। फिजिकली का मतलब आप मैनेजर साहब हैं, आपके पास पेपरों में कितनी परचेज हुई है, कितना रॉ मटेरियल आया है, कितना रॉ मटेरियल आपने इशू कर दिया, बैलेंस आपके कागजों में है, बैलेंस आपके पेपरों में है कि 90 होना चाहिए। अब आप क्या कह रहे हैं, उसके आपके नीचे जो काम करते हैं वर्कर्स, क्या देख कर आप फटाफट वो काउंट कर, वो 90 है क्या नहीं है, पता चला 90 नहीं है, एक कम हो गया। मेरी बात समझ में आई? तो जो 90 नहीं है या होंगे जो भी होगा उसे कहते हैं फिजिकल काउंटिंग। क्या कहते हैं? तो इस मेथड को बेटा जी, पीरियडिकली मेथड को हम फिजिकल काउंटिंग मेथड भी बोल देते हैं। कौन सा मेथड बोल देते हैं? क्लियर मेरे बेटे? अरे हाँ और ना। तो हमारे रिकॉर्ड करने के कितने मेथड होते हैं मेरे बेटे? पहले का क्या नाम हुआ? दूसरे का क्या नाम हुआ? पीरियडिकली। पीरियडिकली में कब करेंगे? मेंटेनेंस कब करेंगे? एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर। और परपेचुअल में क्या करेंगे? एवरी रिसिप्ट या एवरी इशू पर करेंगे। यस और नो बेटा जी? नॉलेज की किस में जरूरत होगी? परपेचुअल में। नॉलेज की किस में जरूरत नहीं है? इसमें तो आप अपने जो नीचे वर्कर्स है, कोई वर्कर्स पानी पियोन है, उससे भी कह देंगे काउंट कर करा कितने आइटम है वो, तो क्या उसको नॉलेज की जरूरत है? आप तो बैठे ही हुए हैं, आपको प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन उस नौकर को तो जरूरत है ही नहीं मेरे बेटा जी। तो इस परपेचुअल मेथड में जरूरत नहीं होती है। क्लियर है मेरे बेटा? तो दोनों में अंतर समझ में आया क्या होने वाला है? अब होगा कि अब जरा ध्यान से सुनना है मेरे बेटा प्लीज। मैं आपको अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि यहां पर अब कंफ्यूजन क्रिएट होता है मेरे बेटा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन। वो कंफ्यूजन क्या है, अब जरा ध्यान से सुनना बेटा। हम ये परपेचुअल और पीरियडिकल दोनों ही मेथड से ये 1 बाई 1। अब हमें क्या सीखना है मेरे बेटा जी? वो जो मैंने आपको बताए थे ना कैलकुलेशन करने वाले, कौन कौन से मेथड थे बताओगे जरा मेरे को? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन आता नहीं है, वो से हटा दे रहे हैं। हम इसमें कौन कौन से मैन सीखने वाले हैं? एक तो सीखेंगे मेरे बेटा जी फिपो, दूसरा कौन सा सीखेंगे? लिफो, नेक्स्ट कौन सा सीखेंगे? वेटेज, एवरेज और सिंपल एवरेज आता नहीं। हाँ और ना मेरे बेटा जी। मेन मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, परपेचुअल और पीरियडिकली मेथड के द्वारा दोनों से कैलकुलेट करते हैं हम। फिपो भी कैलकुलेट करेंगे, लिफो भी करेंगे और वेटेज एवरेज भी करेंगे और एवरेज भी, सिंपल एवरेज भी, मतलब दोनों ये सारे कैलकुलेशन वाले इन दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो पहले मैं फिपो लिफो किस में सिखाऊंगा मेरे बेटा जी? परपेचुअल में। आपको किस में सिखाऊंगा? फिर उसके बाद किस में सिखाऊंगा? समझ में आ गया? और उसके बाद फिर मैं आपको क्या सिखाऊंगा? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, ये वाला मेथड। हाँ और ना मेरे बेटा जी? चैप्टर खत्म। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अभी भी नहीं आई होगी? नहीं आई ना? चैप्टर की समरी समझ में आ रही है? चैप्टर की समरी नहीं समझ में आती बच्चों को, इसकी प्रॉब्लम ये हो जाती है मेरे बेटा। तो क्या मैं आगे बोलूं अब मेरे बेटा? चैप्टर की समरी मैंने बना दी है, अब आपको ये क्लियर हो गया। तो हमारे रिकॉर्डिंग करने के कितने मेथड है? पहले का, दूसरे का, पीरियडिकली का मतलब आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल टाइम पीरियड। और परपेचुअल का मतलब मैं दूसरी लैंग्वेज, हाँ, डेली रिसिप्ट या डेली इशू के टाइम ही बनाना पड़ेगा। लेजर शीट मेथड किसे कहते हैं? परपेचुअल को। फिजिकल काउंटिंग मेथड कौन सा होता है? पीरियडिकल। क्लियर मेरे बेटा जी? यहां तक कोई डाउट आपको कुछ पूछना हो? और परपेचुअल और पीरियडिकली मेथड में हमें दोनों ही मेथड सिखाए जाते हैं, मतलब लिफो फिपो और ये वेटेज, ये सारे हमें दोनों में सीखने हैं, परपेचुअल में भी सीखना है और पीरियडिकल। अगर क्वेश्चन में सपोज करिए, अब ध्यान से सुनना है, मैं अब कुछ बोलने जा रहा हूं। अगर क्वेश्चन में आपको ये फिपो कहा जाएगा, फिपो से कैलकुलेट करिए क्लोजिंग स्टॉक, और कुछ भी नहीं लिखा, क्या परपेचुअल है क्या पीरियडिकली है, तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा? परपेचुअल। तो अब पहले आप आगे चलते हैं, फिर आगे बात करेंगे। क्लियर है? एक छोटा सा यहां पर बीच में बेटा एक चीज और बता दूं बस, उसके बाद आगे चलूंगा। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ये आपने कई बार सुना होगा, अब आज इसका मीनिंग समझना है, केवल छोटा सा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में ये कहा है
क्या क्लोजिंग स्टॉक जो रिकॉर्ड होगा, क्लोजिंग स्टॉक जो रिकॉर्ड होगा या तो कॉस्ट पर होगा और या नेट रिलाइजेबल वैल्यू, एनआरबी बोल देते हैं साहब, किसमें रिकॉर्ड होगा, या तो कॉस्ट पर होगा और या एनआरबी, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट का मतलब समझ में आता है, कॉस्ट का मतलब सपोज करिए मेरे बेटा मैंने कोई गुड्स परचेज करा तिलक नगर से और नजफगढ़ तक लाने तक, नजफगढ़ तक लाने तक उसकी वैल्यू हो गई मेरे बेटा जी 1200। कैसे, 1100 रुपए का प्रोडक्ट था और 100 रुपए लाने में लग गई, तो इसकी कॉस्ट ऑफिस तक मतलब फैक्ट्री तक पहुंचाने तक की खर्ची हो गई 1200। हाँ और ना भाई, हुआ क्या, मैं एक एग्जांपल अब ले ले रहा हूं, सपोज कर ले रहे, मैं 1200 में अम्ब्रेला लाया था, अम्ब्रेला छाते, और मैं छाते कितने लेकर आया था मेरे बेटा जी, 6 अम्ब्रेला लाया ऐसे मान लो, और मैंने ये सोचा 200 रुपए का एक अम्ब्रेला पड़ गया है मेरे को, 250 300 जैसे कस्टमर आएगा निकाल दूंगा, और सीजन आजकल चल ही रहा है, कल भी 15 अगस्त थी, कई बार पानी आया, कई बार 2-2 मिनट पर कल खेल हो रहा था, पतंग बच्चे उड़ा रहे थे, कभी अंदर हो जाते थे कभी बाहर हो जाते थे, हो रहा था कल बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था बच्चों के लिए। मैंने बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन करी, 6 तो बिक जाएंगे यार, लेकिन हुआ क्या मेरे बेटा, इसमें से सेल हुए मेरे बेटा जी 4। बात यह आई कितने के सेल हुए, कितने रुपए में बेचा, वो मेरा कोई इशू ही नहीं है, प्रॉफिट तो निकालना नहीं है मेरे को। 6 थे, 4 बिक गए मेरे बेटा, बचे कितने, मेरे लिए एक अमरेली की कॉस्ट कितनी पड़ी थी, 200 रुपये। क्लियर है। अब ये मंथ कौन सा चल रहा है, अगस्त का, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। अब मेरे फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होती है, मार्च में। अब ये 2 अम्ब्रेला जो रखे हुए हैं मेरे पास, बीच में तो बिकेंगे नहीं क्योंकि सीजन गया, सीजन गया। जब 31 मार्च को मतलब कि यहां पर जब अकाउंटेंट सीए ने मेरे से कहा कि सर मैं आपका क्लोजिंग स्टॉक लेना है, और क्लोजिंग स्टॉक में ये 2 अम्ब्रेला की वैल्यू जो 200 रुपए पर अम्ब्रेला था, बोला कि संजय सर कितने का खरीदा, मैंने कहा जी मेरे पे कागज है परचेजिंग, क्योंकि सीए वैसे कुछ नहीं मानता है, कैसे मानेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट को देखकर। उसने देखा अच्छा 1200 रुपए का है, बोला सर ये तो आपने अगस्त में खरीदे थे, मैंने कहा हाँ जी। बोले आज की डेट में इसकी वैल्यू क्या है इस अम्ब्रेला की, मैंने कहा जी आज की डेट में मेरे को तो नहीं मालूम। अच्छा फिर बोला अच्छा आज की डेट में अगर मार्केट में आप बेचने जाओगे तो 200 मिल जाएगा ये, मैंने कहा मेरे को तो आइडिया नहीं है। और बाई चांस की बात एक ग्राहक आ गया, बोला जी मेरे को छाता चाहिए, मैंने कहा ले ले, बोला कितने का, क्या 250 रुपए का, 200 का तो मेरी खरीद थी। अब वो क्या कह रहा है, ना 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 250 का, मैं तो 180 रुपए दूंगा भैया, मतलब 180 देने को तैयार हो गया। तो 180 क्या है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना है, अब आपने 180 में आप देना चाह रहे हैं और वो बेटा जी 180 में लेना चाह रहा है और आप 250 में देना चाह रहे हैं, और वो लेके नहीं गया 180, मतलब आपने दिया नहीं है 180 में, क्योंकि 250 चाहिए थे और 180 से चाहिए, आपने दिया नहीं। मार्केट में आज की वैल्यू क्या हुई उसकी बेटा जी 180, और उसमें भी बिका नहीं है आपका, ये भी बता दे रहा हूं। तो हम मार्केट की वैल्यू को क्या बोलते हैं, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, कि अगर आज की डेट में अगर हमारा प्रोडक्ट अगर बिक जाए तो उसको मार्केट से हमें कितने पैसे मिल जाएंगे। तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या कहता है कि विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू में जो दोनों में क्या होगा मेरे बेटा जी, लोअर, लोअर का मतलब समझ में आता है, कम होगी वैल्यू, हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे। मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या बोला, नहीं आई समझ, अमित समझ में आई मैंने क्या बोला। अगर मेरे अम्ब्रेले की वैल्यू कॉस्ट कितनी थी मेरे बेटा जी 200, और आज की डेट में अगर मैं बेचने जाऊं तो मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 180, तो हम किसको लिखेंगे अपने बुक में, विच एवरेज लोअर, जो कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू में जो दोनों में कम होगी, कम कौन सी है मेरे बेटा जी 180, तो हमें ये रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या कहता है, समझ में आता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 केवल इतना ही कहता है कि हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को अपनी बुक में हम किस वैल्यू पे लिखेंगे, विच एवर इज लोअर इन कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यस और नो बेटा जी, क्लियर है? मेरे को बीच में इसलिए बताना पड़ा कि आपको आना चाहिए। क्वेश्चन में कभी कभी आपसे कैलकुलेट करवा लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक निकलवा लेंगे और बाद में देखेंगे कि इसकी रियलाइजेबल वैल्यू तो इतनी है, और वो रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा हो या कम हो तो आपको कम पे याद रखना है बस। यस और नो बेटा जी? नहीं समझ में आया? नहीं आया? तो अब मैं आपको कौन सा मेथड पढ़ाने की, ये तो हो गया AS2 के बारे में। बीच में मैंने एक छोटा सा लेना जरूरी था, नहीं तो फिर आगे निकल जाता मैं। तो हम कहां पर बात कर रहे थे? यहां पर थे मेरे बेटा रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग में कौन सा मेथड पढ़ाऊंगा अब मैं? परपेचुअल। परपेचुअल में पहले क्या पढ़ाऊंगा मैं आज? फिफो। फिर क्या पढ़ाऊंगा? फिर क्या पढ़ाऊंगा? समझ में आ गया ना? तो कौन सा मेथड मैं डेली पूछूंगा, याद रखना। यहां पर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बच्चे को यही नहीं समझ में आ रहा हो क्या रहा है इस चैप्टर में। तो हम क्या, कौन सा मेथड? परपेचुअल। और परपेचुअल में आइए अब आप प्लीज। परपेचुअल, परपेचुअल मेथड। लो साहब, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना किसी को? अरे कोई डाउट? अब चलता चला जाऊंगा मैं परपेचुअल में। सबसे पहले अब कौन सा सिखाऊंगा बताओ मेरे बेटे? फर्स्ट FIFO। ये आपके CA फाउंडेशन में सबसे टफ चैप्टर माना जाता है भाई। CA फाउंडेशन का सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, और दिल से मैं बताऊं, जीरो है, बिल्कुल जीरो। रीजन बीइंग मैं बताता हूं ना, रीजन बीइंग बच्चे जैसे मैंने अभी बताया ना, सारा रिकॉर्डिंग वैल्यूएशन इसी में उलझ पुलझ हो जाती है जिंदगी की, आगे ही नहीं बढ़ पाता बच्चा। तो अब आपको मैं बार बार क्या कह रहा हूं, आपको एक एक वर्ड याद होना चाहिए। परपेचुअल मेथड क्लियर है? और दूसरा कौन सा था? पीरियडिकली। दोनों ही मेथड से हम लिफो फिफो पूछेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात आती है पहला फिफो। बेटा क्या जिंदगी में सच से बताना, ये फिफो सुना है आपने? सुना है? तुमने सुना होगा। क्या होता है? हाँ वेरी गुड। ये होता है मेरे बेटा जी, प्लीज अटेंशन, लिख लो मेरे बेटा जी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक एग्जाम्पल दूं? पहले एक एग्जाम्पल लेता हूं, फिर लेजर सीट में कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि परपेचुअल मेथड में याद है ना, लेजर सीट बनाएगा, याद है ना, कितना आया कितना गया कितना बैलेंस, तो लेजर सीट बाद में बनाएंगे। अब ये मान के चल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना है मेरे बेटा प्लीज। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, सपोज करिए कुछ आइटम बना दे रहा हूं मैं छोटे छोटे से। ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे नहीं, ये भी खेल अच्छा नहीं लगेगा फिर। लो मैं एक आइटम दे रहा हूं और आप जरा ध्यान से, आज कितनी तारीख हो गई, अब समझाता हूं। मैंने 10 पेन खरीदे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, और एक पेन की कॉस्ट है 9 रुपए। ध्यान से सुनना है। 16 अगस्त को कितने पेन खरीदे? एक पेन की कॉस्ट 17 अगस्त 20 पेन और खरीदे, जिसकी कॉस्ट है मेरे बेटा जी केवल 8 रुपए। अब आइए साहब 21 तारीख की बात कर रहे हैं। इधर ये क्या खरीदा था मैंने? ये परचेजिंग कर रहा था। इधर क्या हो रहा है? इशू कर रहा हूं। इशू को हम सेल भी बोल सकते हैं, हो सकता है मैं सेल भी कर रहा हूं, हाँ और ना। और मैंने क्या करा मेरे बेटा, मेरे पास एक कस्टमर आया, किस तारीख को? 17 को ही आया मेरे, चलो 18 मान ले रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो, 18 को आया, और बोला संजय सर मेरे को 15 पेन चाहिए। मैंने कहा दे दूंगा। बोले संजय सर कितने का? मैंने की मेरे बेटा 12 रुपए का। कितने का? 12 रुपए का। अब बात आती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो मैं उस कस्टमर को जो पेन दूंगा वो
किस में से दूंगा, इन 10 पेन में से दूंगा कि इस 20 पेन में से निकाल के दे दूंगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है पहले जो आया है वो जाएगा। पहले जो आया है का मतलब पहले बाद 15 पेनों में से मेरे बेटा 10 पेन मैं किस में से दूंगा, ये वाले, हाँ और ना। 10 पेन और मेरे एक पेन की कॉस्ट कितनी थी, 9 रुपए, हाँ और ना मेरे बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरे अब मेरे को 15 देने हैं, 5 पेन और देने हैं, तो 5 पेन किस में से दूंगा? क्या मेरी बात समझ में आई? तो 18 तारीख को जो मैं 15 पेन सोल्ड करूंगा वो कौन से करूंगा बेटा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसे नहीं करूंगा कि मेरे पास ये 17 अगस्त को आए थे 20 पेन, 15 इसमें से निकाल के दे दिए, नहीं नहीं, जो पहले आएगा पहले वो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? जस्ट ए मिनट बेटा, 18 को ही हमने 10 पेन और खरीद लिए और इस बार पेन की कॉस्ट थी मेरे बेटा 11 रुपए। क्लियर है? और फिर क्या हुआ, 20 को मेरे बेटा 20 अगस्त को 20 पेन फिर हमने इशू कर दिए। अब 20 पेन कौन से इशू करेंगे बोलो? पहले 17 अगस्त में 20 थे, 20 में से कितने चले गए थे, 5 बचे कितने, तो 15 तो जाएंगे मेरे बेटा जी ये वाले, 15 मल्टीप्लाई बाय द 8। क्या ये समझ में आ गई? फिर किस में से जाएंगे, 18 अगस्त में 10 थे तो कितने जाएंगे, 5, 5 मल्टीप्लाई बाय द। क्या मेरी बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं? पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आएगा पहले। मेरी बात ही नहीं समझ में आई, नहीं आई ना? पक्की बात है? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब समझ में आ गया। अब इसका एक क्वेश्चन दिखाऊं कैसे होता है इसका एक क्वेश्चन, लेजर शीट बनाऊं मेरे बेटा जी, तो जरा ध्यान से देखेंगे इसके क्वेश्चन पर आइए मेरे बेटा प्लीज। 5:40, एक मिनट, ओके। लो अपनी बुक निकालो मेरे बेटे, और तुम लोग मेरे बेटे सीए फाउंडेशन बुकलेट इन्वेंट्री निकालो मेरे बेटा। अरे इन्वेंट्री है नहीं है इसमें, देखो जरा, है कौन से पेज पर है? चलो मैं उसी में से निकाल लेता हूँ यार, चलो इसी बुक पे ही देख लूं, छोड़ो ना। लो सा, लो मेरे बेटा जी, एक क्वेश्चन की तरफ आओ मेरे बेटा, और ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है जो मैं करवा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटा। इलस्ट्रेशन 2 पर आओ मेरे बेटा, और देखना है आपकी बुक में, ए मैन्युफैक्चरर हैज द फ्लोइंग रिकॉर्ड ऑफ परचेज ऑफ कंडेंसर विच ही यूज वाइल मैन्युफैक्चरिंग रेडियो सेट, है नहीं है बेटा जी? और उसके बाद आइए साहब, क्या था मेरे बेटा जी, 10th ऑफ दिसंबर, लिखा नहीं लिखा है, 10th ऑफ दिसंबर ये परचेज कर रहे हैं मेरे बेटा। क्या क्या परचेज कर रहे हैं मेरे बेटा, ये 400 यूनिट खरीद रहे हैं, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है ये बताओ फटाफट मेरे को, 55 रुपए। 11 दिसंबर को खरीदा, फिर 19 दिसंबर को खरीदा, फिर 28 दिसंबर को। यहाँ पर ये सेल की, और इन्होंने इधर इधर एक इंफॉर्मेशन दी थी, मैंने देखा था यार एक एग्जाम्पल में, सेल डिटेल्स ऑफ परचेज रिसिप्ट क्वांटिटी रेट वैल्यू। देखना भैया एक क्वेश्चन में था यार, एक सिंपल एवरेज सेल, सेल की इंफॉर्मेशन दे रखी है मेरे बेटा इस पेज पर। हाँ ये रही साहब, ये रही, मिल गई बेटे,
मतलब कुछ क्वेश्चन वो वाला यूज कराएंगे और बाकी मेरे बेटा ये है रिकॉर्ड ऑफ इशू। रिकॉर्ड ऑफ बेटा आज ऐसे कर लो एडजस्ट, कल से बुक और प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनना है मेरे बेटा। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि ये आपका क्वेश्चन है कि हमने किस डेट को क्या खरीदा है। पहले ये सुन लो, ये तो हमारा है परचेज दिसंबर को, और 11, 19 और 28, और इसी के नीचे जरा ध्यान से देखो, आपको दे रखा है मेरे बेटा जो सेल यूनिट करी है आपने, कितनी सेल यूनिट करी है जरा ध्यान से देखो मेरे बेटा, कितनी, ये 5 ऑफ दिसंबर और 20 दिसंबर और 29 दिसंबर, और यूनिट दे रखी है। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट फ्लो के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करना है। तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरे को आपको कोऑपरेट करना है थोड़ा सा प्लीज। तो एक स्केल लो और स्केल में ये बनाओ साहब। अच्छा साहब, बना रहे हो, कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं हम? इसको क्या कहते हैं मेरे बेटा जी? लेजर शीट, स्टॉक लेजर शीट। और ये मैं आपको किससे सिखा रहा हूं मेरे बेटा? फिफो। और फिफो में भी कौन सा मेरे बेटा? पर परपेचुअल, परपेचुअल करें। ये तो हो गई मेरे बेटा। यहां पर अब क्या वर्ड यूज हुआ था, फटाफट बोलो मेरे बेटा जी। सबसे पहले परचेज वर्ड यूज हुआ है कि रिसिप्ट वर्ड यूज हुआ है? ऊपर देखो क्या हुआ था, परचेज। तो परचेज वर्ड लिखो मेरे बेटा, कहां पर, यहां पे लिखो परचेज। परचेज, और उसके बाद क्या लिखोगे मेरे बेटा जी? सेल। परचेज, यहां क्या लिखेंगे? सेल। और यहां क्या लिखोगे? बैलेंस। हाँ जी, क्या करें स्टार्ट मेरे बेटा? अब सबसे पहले मेरे को बताओ सब, अब पहले इनके नाम लिखो। सबसे पहले यहाँ लिखो क्वांटिटी, कितनी आपने क्वांटिटी खरीदी थी, कितने अमाउंट की, प्राइस की एक तरह से, और यह टोटल अमाउंट। क्वांटिटी, रुपीज और अमाउंट। क्वांटिटी, रुपीज का क्या मतलब है मेरे बेटा, बता सकते हो? प्राइस वैल्यू, एक प्राइस की। क्लियर है मेरे बेटा? चलो साहब, अच्छा इसमें एक कॉलम रह गया भाई, डेट का। एक डेट का कॉलम और बनाओ भाई, बिना डेट के कैसे काम होगा? एक मिनट में कर देता हूं, पहले में ही बनाना है, यही बना दे रहा हूं, कोई बात नहीं। डेट, चलो अब क्वेश्चन देखकर बताओ मेरे को मेरे बेटा जी फटाफट। ये हो गई क्वांटिटी और ये हो गई डेट। फटाफट मेरे को बताओ क्वेश्चन देखकर सबसे पहले क्या हुआ था मेरे बेटा? क्या ओपनिंग स्टॉक दे रखा है? अरे बोलो, बोलते ही नहीं है। अरे कुछ ओपनिंग स्टॉक दे रखा है? ये दे रखा है 10 दिसंबर। तो यहां पर अब जरा ध्यान से सुनेंगे, अगर सपोज करो मैं लेकर चल रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर यहां पर कोई ओपनिंग स्टॉक होता, कौन से दिसंबर की बात हो रही है? फर्स्ट, मैं पहले दिखा रहा हूं 1 दिसंबर। नहीं, मैं तो एक 1 दिसंबर की बात करता हूं, अभी मैं समझा रहा था कुछ है। अगर आपके पास कोई ओपनिंग स्टॉक है तो आप कहां लिखेंगे? यहां पर
वो ओपनिंग स्टॉक किस अमाउंट से है, किस प्राइस का है वो यहाँ, और टोटल मेरे बेटा जी मल्टीप्लाई कर ये अमाउंट कैसे आएगी मेरे को एक बात और बता दो। क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट इन रुपीज जो लिखा है, क्लियर है, प्राइस और टोटल यहाँ कर देना है। हाँ और ना बेटा जी, क्वांटिटी में ये है नहीं है क्वेश्चन में, अब आएगा तो यहाँ कुछ नहीं, हाँ और ना, और यही चीजें मेरे बेटा जी आपकी यहाँ पोस्ट हो जाएंगी। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब ये बोलो है नहीं है इसमें, वो अलग बात है, नहीं है, अगर होता तो कैसे करते, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, अब ये बताओ पहले। अरे हाँ और ना, अब क्वेश्चन स्टार्ट करो। सबसे पहले डेट देखो, कौन सी डेट है मेरे बेटा, कौन सी दिसंबर, 4 दिसंबर को क्या हुआ था भैया, क्वांटिटी 900, मतलब ये दूसरे पेज पर है, इसका मतलब है, अरे हाँ ना, तो लो साहब सबसे पहले मेरे बेटा जी 4 दिसंबर, लेंदी सा काम लगता है, 4 दिसंबर, क्वांटिटी बोलो कितनी, 900, अब ऐसे ही बोलना है और कुछ नहीं करना, 900 और रुपीज कितने की, कितनी, 50, मल्टीप्लाई करके बताओ मेरे बेटा कितना, लो साहब। क्या आपने 4 दिसंबर को और कोई ट्रांजेक्शन है, तो आप क्या करेंगे, अब इधर देखिए, सेल में कुछ नहीं हुआ, बैलेंस अब आपके पास कितनी क्वांटिटी है मेरे बेटा जी, 900, कितने रुपए वाली मेरे बेटा जी, 50 वाली, और ये 45,000। क्या मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, पहले अब ये बता दो बस। ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन हो चुकी है मेरे बेटा, जैसे ही हो गई आप इसको मेरे बेटा जी लाइन से इस तरह से ये बंद। कोई डाउट? 9 के बाद वो 4 के बाद बोलो फटाफट। नेक्स्ट नीचे जरा सोल्ड पे भी देखते चलना, कहीं सोल्ड जो आपकी यूनिट है ये भी तो डेट होंगी बीच में, 5 दिसंबर देखो आ गई है ना, हो गया ना गलत। ये मैंने क्या करा, सेल जो आपने 1600 यूनिट बेची थी बेटा, मैं उसी को लेकर चल रहा हूं कि वो उसमें केवल परचेज है, जरा ध्यान से देखो, आपने ध्यान से नहीं देखा, मेरी बात नहीं सुनी फिर आपने, और नीचे केवल उन्होंने क्या लिखा था उसमें 60, देखो मैं पढ़ दे रहा हूं, ये तो आपकी परचेज है, ध्यान से सुनो अब, और ये लिखा है 1600 यूनिट वर इशूड, लिखा है नहीं लिखा है, अब जो 1600 यूनिट कौन सी इश्यू हुई है, तो वो नीचे आई है, अब आप अरे हाँ ना तो बोल दो, कौन सी इश्यू हुई है, समझ में आ गया। अभी मैं क्वेश्चन अभी अपनी इस बुक का करवा रहा हूं, उसका मेरे को नहीं मालूम कौन सा है, यस और नो बेटा जी, इशू कौन कब हुई है 1600 यूनिट, अब ये जरा ध्यान से देखो, ये लिखा है 5 दिसंबर को कितनी यूनिट इशू हुई थी, 500, 20 दिसंबर को कितनी हुई थी, 600, 29 दिसंबर को कितनी हुई थी, 500, अरे हाँ और ना, मेरी बात अब भी नहीं समझ में आई तुम्हारे, नहीं आई ना, तो हमारी ऊपर कौन सी यूनिट दे रखी है, परचेज, और नीचे कौन सी दे रखी है, सेल, यस और नो बेटा जी, क्या मेरी बात समझ में आ गई, अभी भी नहीं आई, तो अब सबसे पहले अब दोनों को मैच करना है, अब आपको सबसे पहले 4 दिसंबर की यूनिट हो गई, 4 दिसंबर के बाद अब देखो दोनों में परचेज और सेल में कोई है, कौन सी है, 5 दिसंबर, लो अब वही मैं कहना जा रहा हूं, अब ध्यान से सुनो, यहां 5 दिसंबर लिखो, क्या करा था 5 दिसंबर को, अब ये भी बता दो, क्या करा था मेरे बेटा, सेल, तो सेल का मतलब ये कितनी यूनिट सेल करी, तो देखो क्वांटिटी में क्या लिखोगे मेरे बेटा जी, 500, कौन सी यूनिट, आपके पास तो अभी एक ही यूनिट है 900 यूनिट, तो 500 वाली कितने प्राइस में खरीदी थी, 50, कितनी हो गई अब ये बता दो, अभी भी नहीं समझ में आया होगा तुम्हारे, तो नहीं आया ना अमित, नहीं आया ना, नहीं आया, बैलेंस बताओ, तो बैलेंस में क्वांटिटी में लिखो 400, अमाउंट में कौन सी 50 रुपए वाली, कितनी, नहीं समझ में आया भैया, इतना करने के बाद अब क्या करोगे बताओ, क्या चलाई, लो साहब, नहीं समझ में आया बेटा, बोलते तो हो नहीं तुम यार, हाँ जी कोई डाउट, अब आगे चलें, अब 5 दिसंबर के बाद बताओ फटाफट, देख लेना कहीं गड़बड़ ना हो जाए, 9 नंबर 9 तो मैंने देखा था यार,
देखो 9 दिसंबर तो मैंने देखा था परचे किसमें। अच्छा मैं मेरे को दिखानी पड़ेगी, इसका मतलब ये है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। हाँ साहब, लो साहब यहां पर आओ मेरे बेटा जी। ये तो हो गई आपकी कौन सी टेबल, ये वाली है। यहां पर अब जरा ध्यान से देखो, परचेज में किस डेट को परचेज किया था ये देखो पहले, 10 दिसंबर। क्या 10 दिसंबर से पहले कोई सेल तो नहीं करी थी मेरे बेटा? सेल कब करी है मेरे बेटा? 20 को। तो 10 दिसंबर को बताओ क्या हुआ था मेरे बेटे? अब 10 दिसंबर कितने की परचेज करी थी? 400 यूनिट। तो यूनिट में लिखेंगे 400, और प्राइस कितना था मेरे बेटा जी? टोटल अमाउंट बोलो। 22,000। लो साहब, अब इधर देखेंगे सेल में कुछ नहीं करा। अरे हाँ और ना। अब आपके पास यूनिट कितनी बची? अब यहीं पे खेल मत बिगाड़ देना, ध्यान से सुन लेना मेरी बात 2 मिनट। अब आपके पास यूनिट कौन कौन सी है जरा ध्यान से देखो। 400 यूनिट तो वो है जो कौन सी पहले वाली, 50 रुपए वाली, और कितने की? 20,000। ये कहां से आया पहले ये बताओ तुम यार, बोलो कहां से? ये वाली, ये वाली, हाँ और ना बेटा जी। और इस बार की 400 और यूनिट पड़ी हुई है आपके पास। 400 कितने रुपए वाली है साहब? 55। और कितने में खरीदी थी? पहले ये बोलिए हाँ और ना मेरे बेटा जी। क्या अब ये ट्रांजैक्शन, मतलब ये मैं कह सकता हूं 10 दिसंबर की ट्रांजैक्शन अब कंप्लीट हुई है? हाँ जी। अब ये स्टॉक लेजर शीट बोलते हैं मेरे बेटा। स्टॉक लेजर शीट में आप अभी मैनेजर हैं तो आप क्या करेंगे? फिजिकल काउंट नहीं करेंगे। फिजिकल काउंट किसमें करते हैं? पीरियोडिकली मेथड में। परपेचुअल मेथड में क्या करेंगे? यहां से देख के बता देंगे कि भैया हमारे पास कितनी यूनिट बची हुई है? 800 यूनिट बची हुई है, और एक यूनिट 50 वाली है और एक यूनिट 55 वाली है। क्लियर है? अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन, अब आपकी कंपनी, अब आपकी फैक्ट्री में कौन सा मेथड लगाया जा रहा है? फिफो। फिफो में क्या होगा कि फर्स्ट इन, जो पहले आएगी पहले उसको बाहर करेंगे। यस और नो बेटा जी? अब जरा ध्यान से देखो, 10 दिसंबर के बाद क्या कोई हमने मेरे बेटा जी कुछ सेल तो नहीं करी मेरे बेटा? सर सेल तो 20 को करी है। तो मेरे बेटा 20 को करी है तो फिर परचेज करी है मेरे बेटा, ये देखो। और परचेज कब करी थी मेरे बेटा जी? 11 दिसंबर। अरे करी थी। तो 11 दिसंबर पर आओ मेरे बेटे जी प्लीज। यहां पर हम फिर लिखेंगे मेरे बेटा जी 11 दिसंबर। कितनी यूनिट खरीदी बोलो? कितने रुपए वाली? 16,000। लो मेरे बेटे, अब बताओ बैलेंस कैसे लिखूं? 400। कोई डाउट? क्लियर है? अब एक और देखो, यहां भी हमने जो 400 यूनिट है वो 55 रुपए वाली है, और ये भी 300 यूनिट कितने वाली है? सेम है, तो ऐड करके लिख दे रहे हैं। ऐड करके लिख सकते हैं ना? है तो वही। हम बोलो हाँ और ना। तो कितनी लिख दूं मेरे बेटा जी? 700। 55 वाली कितना बचा? ये मैंने क्यों ऐड करी, ये समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि दोनों की अमाउंट। हाँ आगे चलो मेरे बेटा जी। उसके बाद 11 के बाद बोलो क्या थी मेरे बेटा? 19 दिसंबर को 200 यूनिट और खरीदी है साहब। आइए मेरे बेटा 19 दिसंबर, 200 यूनिट कितनी वाली, कितने की? कितनी हो गई? 12,000। बोलो मेरे बेटा जी, हमारे पास 400 यूनिट है मेरे बेटा जी। कौन सी? 50 रुपए वाली, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 20,000। 700 यूनिट है मेरे बेटा जी। कौन सी? 55 वाली, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 38,500। अरे हाँ और ना। और 200 यूनिट और है मेरे बेटा जी, अब और खरीद ली है। कितने की? 12,000। क्या मेरी बात आप तक पहुंची क्या नहीं पहुंची? अब ये तो बता दो। इसको फिर क्लोज करो मेरे बेटे।
क्लोज करो, और क्लोज कर कर फिर मेरे बेटा जी अब आगे फिर चलना है मेरे बेटा। लो साहब, आपके पास तो स्पेस बचा होगा ना अभी, तो ध्यान से देखते चलो। ये डेट हो गया, कर सकते हो तो करो आगे, रुको मत, और नहीं तो 2 मिनट दो, मैं कर ही रहा हूं बेटा। लो साहब, परचेज, सेल और बैलेंस। चलो मेरे बेटे बताओ, 19 के बाद क्या हुआ बोलो बेटे, कितनी, 20 12। बेटा अब सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। सेल हुई है मेरे बेटा, तो बताइए सेल कौन सी कर है मेरे बेटा, क्या कौन सा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले हम कौन सी निकालेंगे, पहले यूनिट ये बताओ। पहले हम निकालेंगे मेरे बेटा जी अपनी 400 ये वाली मेरे बेटा जी, और फिर बेटा जी 200 इसमें से निकाल देंगे, हाँ और ना मेरे बेटा। तो लिखो साहब, किस में लिखेंगे, सेल में। 400 यूनिट कितने रुपए वाली थी, फटाफट बोलो, 50, कितना हो गया मेरे बेटा जी, 20,000। और 200 यूनिट, नहीं समझ में आया, कितनी हो गई, बैलेंस की बात करते हैं साहब। बैलेंस में इधर आओ फटाफट, 400 यूनिट वाली खत्म हो गई, 700 में से कितनी यूनिट बची है, 500, कितने रुपए वाली। तो बेटा जी देखो क्वांटिटी में लिखो मेरे बेटा जी 500, यहाँ 55, 500 मल्टीप्लाई बाय द 55 कितना आया। अब हमारे पास ये, और उसके बाद यूनिट कौन सी बची थी मेरे बेटा, 200, और 200 यूनिट जो बची थी मेरे बेटा जी ये कौन सी है, 60 रुपीज वाली। लो साहब, उसके बाद बोलो साहब, फिर परचेज कर ली साहब। फिर परचेज किस डेट को मेरे बेटा, 28 दिसंबर। कितनी परचेज करी, 800, कितने रुपए वाली, 47, अमाउंट बोलो। लो साहब, हाँ जी। फिर हमने क्या मेरे बेटा, कोई इशू करी है, सेल करी है मेरे बेटा। तो हमारे पास अब कौन कौन सी बची है मेरे बेटा, बता सकते हो। 500 वाली बची है, फिर 27,500 रुपीज की। 200 यूनिट बची है हमारे पास 60 रुपीज वाली, जिसकी कॉस्ट है 12,000। अरे हाँ ना तो बोलोगे। और 800 यूनिट और बची है साहब हमारे पास 47 रुपीज वाली, जिसकी कॉस्ट 37,600। बोलो साहब, हो गया। उसके बाद बोलो साहब, 29 को सेल करी है मेरे बेटा। 29 को जो हमने सेल करी मेरे बेटा जी, वो कितनी यूनिट करी है, 500। 500 में से अब कौन सी सेल करेंगे पहले ये बता दो, क्योंकि हमारी 500 यूनिट बची है वो, तो 500 और ये 55 वाली, और अमाउंट हो गई 27,500। बैलेंस अब हमारे पास बेटा जी कौन सा बचा, 200 यूनिट 60 रुपए वाली, 12,000, और 800 यूनिट और 30। हाँ और है मेरे बेटा कुछ, लो साहब। पहले ये बोलो, यहां तक आपको कोई डाउट है तो मेरे से पूछो पहले।
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब समझ में आया क्या नहीं आया मेरे बेटा? नहीं आया? कोई डाउट? अब आप जरा ध्यान से देखो, परचेज में देखो कितनी यूनिट परचेज करी थी आपने, टोटल करो परचेज यूनिट का और अमाउंट का मेरे बेटा जी। परचेज में टोटल कितनी यूनिट परचेज करी थी? 900 प्लस 400 13, देखो 2600 हो रही है। तो तुम क्यों नहीं बोलते हो साहब? 2 मिनट का आइटम है, मैं मतलब मुंह से ही जोड़ दे रहा हूं और कैलकुलेटर लेके बैठी हो। कितनी? 2600। अमाउंट देखना मेरे बेटा, 2600 वाली अमाउंट कितनी आई है परचेज की? वन लाख। चलो सर, अब आइए सेल यूनिट देखो, क्या 1600 ही सेल करी है हमने? सेल वाली यूनिट की कॉस्ट निकालो, टोटल निकालनी क्या है? टोटल देखो, अमाउंट वाला टोटल करते चले जाओ बस। 50 गलत लग रहा है मेरे को तो। 83,000। अब आप जरा ध्यान से इधर देखेंगे मेरे बेटा प्लीज, सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे बेटा। ये आपकी, बोलू, टोटल आपने परचेज यूनिट करी थी 2600। ध्यान से सुनना है चौबे साहब, इधर आ जाओ। क्या नहीं हुआ अभी? 82,000। अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट दो, सही और गलत अभी 2 मिनट, यस 2 मिनट, अभी मैं निकाल तो रहा हूं आंसर भाई। 2600 यूनिट खरीदी थी, यूनिट को यूनिट से माइनस करो, सेल हो गई 1600। क्लोजिंग अब जरा ध्यान से देखो, क्या एक ही हजार बची हुई है? ये आपको क्लोजिंग का ये वाला कॉलम पता करना है, केवल ये वाला, हाँ और ना? नहीं समझ में आया? आपने जितनी यूनिट खरीदी थी वो परचेज करी थी 1,33,100 की, चाहे वो 60 की हो, चाहे 45 की हो, 40, मतलब सब कंबाइंड इतना खरीदा। जो हमने ये सेल यूनिट करी थी तो हमने सेल प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करा, स्टॉक लेजर में, स्टॉक लेजर सीट में, याद रखना हमेशा कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते हैं, सेल वैल्यू पे नहीं लिखा। आप जरा ध्यान से देखो, सेल जब करी थी, क्या मैंने सेल प्राइस उन्होंने दिया ही नहीं है? कभी कभी सेल प्राइस देंगे क्वेश्चन में आपको बेवकूफ बनाने के लिए, कि हमने सेल मतलब 500 यूनिट बेच दी 55 के हिसाब से, तो आप वो 55 नहीं लेंगे, आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के पहले वाली जो चीज हमने खरीदी है वो कितने बेची उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सेल प्राइस का यूज नहीं होता है यार, ये कह रहा हूं। अब देखो जरा, 1,33,100 रुपए में आपने सारी ये 2600 यूनिट खरीदी थी, उनमें से 1600 यूनिट आपने बेच दी, मतलब बेच क्या दी, कितने की कॉस्ट वाली बेच दी? 83,500। अब जो बैलेंस बचेगा तो इन दोनों को माइनस करके देखो, 1,33,100 माइनस 83,500 कितना आया? 49,000। अब ये टोटल करके देख लो, ये वाला मेरे बेटा, क्या ये इतना ही आ रहा है? और आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है। तो इसका मतलब करण जो इन्होंने टोटल किया है ना 83,500, ये सही करा। मैच होना चाहिए क्वेश्चन, मैच कैसे होगा समझ में आया कि नहीं आया यार? नहीं आया, ये बढ़ते हैं, नहीं आया, पक्की बात है। अब आपसे क्वेश्चन पूछो, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब सुनो। सबसे पहले कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये आपके कैलकुलेट करवाया जा रहा है अमाउंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का आंसर ये रहा मेरे बेटा जी, 49,600, हाँ और ना? ज्यादा से ज्यादा आप क्या लिख सकते हैं मेरे बेटा? क्वांटिटी 1000, हाँ और ना? कॉस्ट कितनी निकाली थी? 49,000,
एक आंसर फर्स्ट। क्या एक बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा, अब आपसे क्या पूछा जा सकता है वो सुन लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कोई फार्मूला बता सकता है मेरे को? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अरे हाँ और ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। हाँ और ना? वैसे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये है आपका, मैं बता दे रहा हूं 83,500। हाँ और ना? आप निकाल के देख लो भाई, यही आएगा। तो ये सेल जो दिखाई है प्रॉफिट पे थोड़ी दिखाई है, कॉस्ट पे दिखाई हुई है। अब आप निकालो जो मैंने फार्मूला लगाया है। ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी इसमें? 0। परचेज कितने में करी थी? 1,33,100। क्लोजिंग कितनी थी? 49,600। कितना निकला बोलो? आपके समझ में अब भी नहीं आया होगा? नहीं आया तो डायरेक्ट वैसे भी कभी कभी स्पेशल कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, तो फॉर्मूला लगा के दिखा दो। हाँ और ना? ओपनिंग कितनी की थी, परचेज कितने की थी? 2 मिनट का खेल है सारा का सारा। कोई डाउट? तो फिपो में क्या करेंगे, समझ में आया? अच्छा, ये जो मैं फिपो पढ़ा रहा था ये किसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा था ये नहीं समझ में आया। परपेचुअल। और परपेचुअल समझ में आ गया? और तुम कहो तो मैं पीरियोडिकली भी समझा दूं आज की 1 मिनट के अंदर। इसी का वो फिपो का सिखा दूं? 2 मिनट लूंगा बस, हार्डली 2 मिनट्स। बेटा ये आपने जो क्वेश्चन अभी देख रहे थे ये कहा, ये रहा क्वेश्चन, ये है। ये क्वेश्चन पता है क्या था? ये इन्होंने जो करके देखो, इसका आंसर ये है। ये हमारा आंसर कितना आ रहा था देखना, यही आ रहा था। ये जो आंसर इन्होंने जो निकाला है मेरे बेटा, ये निकाला है पीरियोडिकली से, और हमने किससे निकाला था? अब पीरियोडिकली समझ लो, 2 मिनट का काम लो, हो गया यार। इधर देखो, पीरियोडिकल मेथड क्या निकालना है आपको? क्लोजिंग स्टॉक ही तो निकालना है। अरे क्या बोलते ही नहीं है? क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? अच्छा ये था क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालते हो? ओपनिंग प्लस परचेज सेल। अरे हाँ और ना? आपने इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। वैसे तो उन्होंने 2 मिनट का काम है। ओपनिंग 0, परचेज कितनी करी थी? अरे हाँ ना तो बोल दिया करो यार। और सेल कितनी यूनिट करी थी आपने? आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री निकली 1000। पहले ये बोलो हाँ और ना। अब जरा ध्यान से सुनो, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना। वैल्यू ऑफ 1000 यूनिट इन रुपीज, ये अभी हमने क्या निकाला था मेरे बेटा, समझ में आया? अभी तो हमने केवल एक सिंपल सा कितनी यूनिट बची है ये निकाला था। अब हमें अमाउंट में निकालनी है। अब आपसे प्रैक्टिकली पूछ रहा हूं, अभी मैंने समझाया फिपो। फिपो का मतलब पहले जो आई होगी, हमारे पास इस तरह से आई है ये मेरे बेटा यूनिट। हमारे पास 1000 यूनिट बची है, बताओ कौन सी बची होंगी? सिंपल सी बात है यार, कौन सी लास्ट की? 800 तो ये बची होंगी और 200 ये बची होंगी बस। अरे हाँ और ना? तो पीरियोडिकली मेथड में हमें कोई लेजर शीट नहीं बनानी होती है। मैंने क्या बोला? परपेचुअल में लेजर शीट बनानी होगी, नॉलेज की जरूरत होगी। वहां पर एवरी रिसिप्ट और एवरी इशू के बाद हमें कैलकुलेशन करनी होगी। और पीरियोडिकली में क्या करना पड़ेगा? एक इंटरवल के टाइम, मतलब इंटरवल पीरियड का मतलब 18 दिसंबर को हमने लास्ट ये हमने बता दिया कि सेल इतनी हुई है साहब हमारी। अब बताओ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी? तो हम बैठे ही बैठे फिजिकल काउंट नहीं कर रहे हैं, हमने क्या करा दिमाग से, क्या खरीदी कितनी यूनिट थी? 2600। सेल कितनी कर दी? 1600 गिवन है।
कितनी बच गई? 1000। अब फिर हमने सोचा अरे कौन सा मेथड था? फिफो। तो पहले आया होगा, वो गया होगा, तो बचा कौन सा होगा? लास्ट वाला। तो लास्ट वाली कौन सी यूनिट बची होंगी? ये बची होंगी मेरे बेटा। 200 यूनिट बची होंगी, कौन सी मेरे बेटा जी? 60 वाली। अरे बोल दो। और 800 यूनिट कौन सी बची होंगी? पहले ये बोलो, ये कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? ये कौन सा मेथड अब कर रहा हूं? और ये कौन सा था? ये वाला, ये जो इससे पहले ये कर रहा था, जो सीट बनाई थी, ये कौन सा था? परपेचुअल। और अब ये जो बिना आपके थोड़ा सा 2 लाइन का जो काम कर रहा हूं, ये कौन सा है? दोनों में समझ में आया? ये डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में आपसे कि परपेचुअल और पीरियडिकली सिस्टम क्या। बच्चों को भी यही नहीं मालूम होता क्या है यार। तो अंतर समझ में आ गया? वर्किंग सबसे ज्यादा वर्किंग किसमें करनी होती है? परपेचुअल में। मेहनत का काम कौन सा है? परपेचुअल का। सीट किसमें बनानी पड़ेगी? परपेचुअल में। डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा परपेचुअल में। इसमें तो एक इंटरवल पीरियड हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है। हाँ और ना बेटा जी? क्लियर है? अब देखो 12,000 तो ये हो गए, और ये कितने हो गए? 37,000। लो मेरे बेटे, और टोटल। और देखो इसका, ये इन्होंने जो आप कर रहे थे ना क्वेश्चन, ये वाला, ये यही कर रहे थे ना। इन्होंने जो ये करके दिखाया, ये पीरियडिकली से दिखाया था। मैंने आपको पीरियडिकली बाद में दिखाया। क्यों? जब आपको परपेचुअली की नॉलेज नहीं। तो अभी आपने 2 मिनट में बता दिया। कौन सी यूनिट बची? पीछे वाली। संजय सर 800 और 200। इसलिए मैंने पहले क्या सिखाया? परपेचुअल। फिर किस पर आया? अभी भी नहीं समझ में आया? तो एक ही मतलब वो क्या था? लिफो क्या है? वैल्यूएशन करने का मेथड। और रिकॉर्ड हम परपेचुअल से भी कर सकते हैं और पीरियडिकल से भी कर सकते हैं। कोई डाउट किसी बच्चे को? कुछ पूछोगे अब मेरे से? ये बताओ। तो अब आज की क्लास में क्या चीज आपको क्लियर नहीं है? अब सच सच बताओ मेरे बेटा। अरे नहीं, कुछ तो है। तो मैंने, अच्छा बताओ, इन्वेंट्री जो पार्ट हुए थे 2 तरह से, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग में पहला रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट और पैकिंग मटेरियल। और यहां पर क्या था? ट्रेन गुड्स। क्लियर? उसके बाद फिर मैंने क्या बताया आपको मेरे बेटा? मैंने वैल्यूएशन, वैल्यूएशन के कैलकुलेशन या वैल्यूएशन करने के 2 ही मेथड है, हिस्टोरिकल और। हिस्टोरिकल में 2 आ गए, एक आ गया नॉट इंटरचेंजेबल और एक आ गया इंटरचेंजेबल। नॉट इंटरचेंजेबल और इंटरचेंजेबल का मतलब समझ में आता है ना दोनों का? नॉट इंटरचेंजेबल में केवल एक ही मेथड है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, जो कल बता दूंगा। क्लियर है? 2 मिनट का काम है। उसके बाद क्या है मेरे बेटा जी? इंटरचेंजेबल में फिफो, लिफो, वेटेज और एवरेज। क्लियर है? और नॉन हिस्टोरिकल में कौन सा है मेरे बेटा जी? एडजस्ट। यहां तक बात खत्म। फिर मैंने आपको बताया रिकॉर्ड करने के, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के 2 मेथड, परपेचुअल और। क्लियर है? परपेचुअल और शीट किसमें बनाते हैं? शीट किसमें नहीं बनाएंगे? डेली रिसिप्ट किसमें रिकॉर्ड करेंगे? नॉलेज किसमें जरूरत होगी? परपेचुअल। हाँ और ना? मेरी बात उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट तो नहीं है? अब होमवर्क दे दूं मैं, फिफो के क्वेश्चन कर लोगे? बेटा बुक दो जरा, जो बुक दी थी आपको। बेटा आपको मैं पीडीएफ भिजवा दूंगा अभी, है फिर कल दूंगा, 1-2 दिन में आपको बुक प्रोवाइड करवा देता हूँ। लो सा लिखो भैया जी होमवर्क में। अब अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? परपेचुअल। क्वेश्चन नंबर जरा ध्यान से देखो मेरे बेटा, 10th क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जरा ध्यान से देखो। ऐसा नहीं कि आपने कह दी और मैंने मान लिया। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखो मेरे बेटा, लेना जरा देखो, आप भी देखो। सबसे पहले देखो ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी हुई है। अरे हाँ और ना? ओपनिंग के उसी में ही है सब कुछ। अभी जो क्वेश्चन करा था परचेज अलग था और सेल्स अलग था, इसमें एक ही में ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है। ओपनिंग के बाद क्या लिखा है? परचेज, मतलब ये परचेज हो गई। उसके बाद देखो क्या लिखा है? इशू। इशू का मतलब क्या हुआ? सेल। मतलब डेट वाइज ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करनी है। हाँ और ना?
क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 10th और 11th आपको दोनों क्वेश्चन फिपो से करने, याद रखना है। किससे करना है? और फिपो में भी कौन सा? और पीरियडिकली दोनों करना है। अब तो कर सकती हो भाई। अरे यस और नो? थैंक यू, धन्यवाद आपका मेरे बेटे।